ये सुनते ही कमरे में मौजूद लोग और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। आखिर क्राउन प्रिंस से पर्सनल गिफ्ट मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। तभी भीड़ में से एक आदमी, जिसकी ईगो काफी नाजुक थी, बुदबुदा देता है कि ये तलवार जरूर नकली होगी। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसने इतनी तेज आवाज में कहा है कि सब सुन चुके हैं। कमरे की सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। सबकी नज़र नोआ पर टिक जाती है और वो आदमी पसीने में नहा जाता है। नोआ कोई हरकत नहीं करता, लेकिन अगले ही पल तलवार से एक मौत सी ठंडी और आप पूरे हॉल में फैल जाती है। हर कोई जैसे कुछ सेकंड के लिए मौत को करीब से महसूस करता है। नोआ तुरंत तलवार को रोकने का इशारा करता है और माहौल वापस सामान्य हो जाता है। राय हैरान होकर कहता है कि आज यहाँ मौजूद हर इंसान जिंदगी को थोड़ा और कीमती समझने लगा है। कुछ देर बाद नोआ एक छोटे से सिंहासन पर बैठता है और लोग बारी बारी से आकर उसका सम्मान करते हैं। ज्यादातर उसे काफी बोरिंग लगते हैं, लेकिन तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी एलन आगे आता है और अपनी गोद ली हुई बेटी सिंडी से उसका परिचय करवाता है। लड़की नोआ की मौजूदगी से कुछ ज्यादा ही अलर्ट लग रही थी, लेकिन नोआ उसे इग्नोर करता है और एलन से पूछता है कि उसने उसे गोद क्यों लिया। एलन बताता है कि उसने उसे कभी एक मुश्किल हालात से निकाला था, लेकिन सिंडी में जबरदस्त हिम्मत, तेज समझ और सीखने की भूख थी। उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उसने उसे बेटी बना लिया। नोआ मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ऐसी कहानियां पसंद हैं। वो दोनों को अपने महल में बातचीत के लिए बुलाता है। एलन काफी खुश होता है, क्योंकि पूरे हॉल में सिर्फ उसी को खास तौर पर चुना गया था। नोआ बाद में राय को बताता है कि असल वजह कुछ और थी। सिंडी किसी तरह उसकी ताकत को महसूस कर पा रही थी। वो हल्की सी ऊर्जा रिलीज करता है और सच में सिंडी तुरंत सतर्क होकर चारों तरफ देखती है, जैसे किसी हमले की उम्मीद कर रही हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टहलते हुए नोआ की मुलाकात 8वें राजकुमार ऑस्कर से होती है। दोनों बाजार में घूमते हैं, बेकार सी चीजें देखते हुए। तभी नोआ की नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसके एक स्टैट्स अचानक एस रैंक में बदल जाता है। नोआ तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है और किताब खरीद लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी तलवार इस किताब पर रिएक्ट कर रही है। ऑस्कर पहचान लेता है कि ये किसी पुराने जादूगर की बनाई हुई मैजिक टोम है। तभी अचानक किताब खुलती है और एक भयानक जादुई दानव बाहर आ जाता है। ऑस्कर नोआ से पीछे हटने को कहता है, लेकिन नोआ बिना डरे अपनी तलवार निकालता है और दानव के सामने खड़ा हो जाता है। पहला वार बेकार चला जाता है। पहली बार नोआ की अटैक फेल होती है। तब वो अगले वार में ज्यादा जादू मिलाता है और ऊपर की तरफ वार करता है ताकि आसपास कुछ न टूटे। अगले ही पल वो दानव पूरी तरह गायब हो जाता है। ऑस्कर बस खड़ा रह जाता है, सोचते हुए कि उसका छोटा भाई अब कितना ताकतवर हो चुका है। ये सब देखकर एक दुकानदार दौड़ता हुआ आता है और घुटनों के बल झुक जाता है। वो नोआ से गुजारिश करता है कि वो उसकी दुकान की एक खास चीज देखे। वो उन्हें एक जादुई अंगूठी दिखाता है, जो अब तक किसी को अपना मालिक नहीं मान पाई थी। नोआ जैसे ही अंगूठी पहनता है, पूरा शरीर एक खूबसूरत मैजिक आर्मर से ढक जाता है। दुकानदार हैरान रह जाता है। नोआ को अंगूठी बहुत पसंद आती है और वो उसे खरीदना चाहता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है, कहता है कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। इसके बाद नोआ फिर से थिएटर जाता है ऑली को सुनने। जैसे ही वो बग्घी से उतरता है, वहीं मोटा गुंडा उस पर हमला करने की कोशिश करता है। नोआ तुरंत अंगूठी से बना शील्ड एक्टिव करता है। ड्राइवर गुंडे को पकड़ लेता है। नोआ ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि ऑली स्टेज पर है और दो नशे में धुत लोग आपस में झगड़ रहे हैं। नोआ दखल देता है, हल्का सा जादू इस्तेमाल करता है और दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो थिएटर के मालिक को बुलाता है और सिक्योरिटी की हालत पर नाराजगी जताता है। वो पूरा थिएटर खरीदने की पेशकश करता है। मालिक हिचकिचाता है, लेकिन जोई तुरंत मोटी रकम सामने रख देती है और डील पक्की हो जाती है। जोई भावुक होकर नोआ को धन्यवाद देती है, लेकिन नोआ बस इतना कहता है कि वो अपने गाने पर फोकस करे, क्योंकि एक दिन वो राजा के सामने गाएगी। ऑली उसके लिए खास तौर पर गाना शुरू करती है और नोआ चुपचाप सुनता रहता है। अगले दिन नोआ को बताया जाता है कि उसकी एक मीटिंग है। वो चिट्ठी पढ़ता है। ये हॉलजॉय इलाके के गवर्नर डेड की तरफ से थी। नोआ उसे अंदर बुलाता है। डेड औपचारिक बातें शुरू करता है, लेकिन नोआ उसे सीधा बैठने को कहता है। बातों बातों में पता चलता है कि हॉलजॉय में बाढ़ के बाद हालात बहुत खराब है। वो इलाका साम्राज्य का बड़ा अनाज उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन बाढ़ के लिए बेहद संवेदनशील भी। डेड बताता है कि सबसे बड़ी समस्या पैसों की है। रीबिल्डिंग के लिए जो फंड मिलने चाहिए थे, वो वित्त मंत्रालय ने रोक रखे हैं। नोआ पूरा मामला समझ जाता है। वो डेड को साथ लेकर सीधे वित्त मंत्री मैवरिक के घर पहुंचता है, जो आराम से नाश्ता कर रहा था। नोआ बिना घुमाए फिराए सवाल करता है कि हॉलजॉय के फंड क्यों रोके गए हैं। मंत्री बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार कहता है कि टैक्स माफ किया गया था, तो वही पैसा इस्तेमाल किया जाए। नोआ तुरंत उसकी बात काट देता है और याद दिलाता है कि टैक्स इसलिए माफ किया गया था क्योंकि लोगों के पास देने के लिए पैसा ही नहीं था, और यहीं से
असली पॉलिटिकल गेम शुरू होने वाला था। नोआ गुस्से में आकर फाइनेंस मिनिस्टर मैवरिक से पूछता है कि उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई ये मान लेने की कि हॉलजॉय के लोगों के पास पैसे हैं। फिर वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या मैवरिक उसे सिर्फ इसलिए हल्के में ले रहा है क्योंकि वो बच्चा है। ये सुनते ही मैवरिक के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपनी बात बदलने की कोशिश करता है। अब वो कहता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इस वक्त हॉलजॉय के पुनर्निर्माण के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो सम्राट के लिए एक लग्जरी समर रिट्रीट बनवा रहे हैं। वो नोआ को समझाने लगता है कि जब खुद सम्राट वहां रहने वाले हैं तो जगह भव्य होनी चाहिए और उसके आसपास पूरा एक शहर बसाया जा रहा है ताकि सम्राट को वही ऐश मिल सके जिसके वो हकदार हैं। डेड को लगता है कि अब तो सब खत्म है, क्योंकि जब सम्राट का नाम आ जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि नोआ खुद सम्राट का बेटा है। नोआ भड़क जाता है और मैवरिक को डांटते हुए कहता है कि वो बकवास बंद करे। वो साफ कह देता है कि जनता भूख से मर रही है और ये कहना कि सम्राट इस हालत में लग्जरी विला चाहते हैं सीधे सीधे सम्राट का अपमान है। अब मैवरिक समझ जाता है कि अगर ये साबित हो गया कि उसने सम्राट के नाम पर झूठ बोला है तो उसकी पूरी फैमिली साफ हो जाएगी। डर के मारे वो घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि नोआ उसे गलत समझ रहा है। वो तुरंत हॉलजॉय के लिए फंड रिलीज करने का वादा करता है और अपने नौकरों को उसी वक्त काम पर लगा देता है। नोआ शांति से वापस अपनी चाय पीने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं डेड नोआ की अक्ल और बातचीत की स्किल्स से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। वो नोआ की जमकर तारीफ करता है और माफी मांगते हुए जमीन पर गिर जाता है। नोआ समझ जाता है कि डेड ने भी उसकी पावर का इस्तेमाल करके मंत्री पर दबाव डालना चाहा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार मदद जनता की ही होनी थी। फंड मिलते ही डेड अपने इलाके को दोबारा बसाने निकल जाता है। तभी महल से एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि सम्राट ने नोआ को तुरंत बुलाया है। नोआ बिना देर किए महल पहुंचता है। वहां उसका पिता कबूतरों को दाना डालते हुए अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहा होता है। सम्राट बातचीत शुरू करते हुए नोआ की तारीफ करता है कि उसने कैसे चालाकी से लालची फाइनेंस मिनिस्टर को मात दी। नोआ हैरान रह जाता है कि उसके पिता को सब कुछ पता है। सम्राट मुस्कुराते हुए कहता है कि जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है और इसे हमेशा तेज रखना चाहिए। नोआ इस बात को दिल में बिठा लेता है। सम्राट फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि 6 साल की उम्र में ही वो दुनिया के ज्यादातर लोगों से बेहतर है। इसके बाद सम्राट नोआ की उस तलवार की बात करता है, लेवाइथन, जिसकी डरावनी इतिहास के कारण कोई भी उसे इस्तेमाल करने से डरता है। वो नोआ से कहता है कि ताकत के साथ साथ सही तकनीक भी जरूरी है, इसलिए उसके लिए एक तलवारबाजी शिक्षक तय किया गया है। तभी एक अनुभवी नाइट डेमियन आगे आता है। सम्राट उसे साम्राज्य का सबसे महान तलवारबाज बताता है। डेमियन नोआ से मुकाबला करने की इजाजत मांगता है ताकि वो उसकी असली काबिलियत देख सके। मुकाबले में नोआ की तलवार अचानक अजीब हरकत करने लगती है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। जैसे ही वो हमला करता है, लेवाइथन के पिछले धारकों की यादें उसके दिमाग में बहने लगती हैं। उन्हीं यादों का इस्तेमाल करके वो कुछ ही वारों में डेमियन को निहत्था कर देता है। डेमियन हार मान लेता है और कहता है कि अब उसके पास नोआ को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी तकनीक पहले से ही एक मास्टर जैसी है। सम्राट गर्व से हंसता है और इनाम के तौर पर नोआ को इस साल की नाइट सिलेक्शन परीक्षा का हेड जज बना देता है। नोआ खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। वो फैसला करता है कि इस बार कोई भी टैलेंट पैसों या सिस्टम की वजह से बाहर नहीं होगा। वो पूरे साम्राज्य के प्रतिभागियों के खर्चे खुद उठाने का ऐलान कर देता है, रहने से लेकर खाने तक। नोआ जानता है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सही फैसलों से बनती है, और इस उम्र में ही वो साबित कर देता है कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक सच्चा लीडर है। ये सुनते ही एलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन नोआ तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि जरा ब्रेक लगा ले, क्योंकि लड़कियों को पहले उसकी सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। एलन बिना सोचे समझे हामी भर देता है और सिग्नल में सिंडी की तरफ इशारा करता है, मानो कह रहा हो कि वो ऐसी लड़की चुनेगा जो राजकुमार की हर उम्मीद पर खरी उतरे। इसके बाद एलन घुटनों पर बैठकर नोआ का धन्यवाद करता है। वो कहता है कि एक आम व्यापारी पर 13वें राजकुमार की इतनी कृपा होना उसके लिए सौभाग्य की बात है। इतना ही नहीं, वो अपने सभी स्टोर्स पर 13वें राजकुमार का क्रेस्ट लगाने की अनुमति भी मांगता है ताकि सबको उसकी वफादारी दिखे। नोआ ये सुनकर खुश तो होता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है, धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नोआ घर लौटता है और देखता है कि एलन को अपना अधीनस्थ बनाने के बाद उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन तभी अचानक एक झटका लगता है। उसका वाटर एट्रीब्यूट SS रैंक से गिरकर साधारण रैंक पर आ जाता है। नोआ तुरंत समझ जाता है कि अलमरिया में कुछ गड़बड़ है। वो जोई को आदेश देता है कि फौरन महल चलो। कुछ ही मिनटों में वो सम्राट के सामने खड़ा होता है और बताता है कि उसके इलाके में कुछ बहुत गलत हो रहा है। सम्राट की आवाज़ सुनते ही नोआ समझ जाता है कि उसके पिता को पहले से शक था। तभी एक सेवक आकर सम्राट की कान में कुछ कहता है और शक पक्का हो जाता है। अलमरिया में विद्रोह शुरू हो चुका है। सम्राट नोआ से पूछता है कि उसे क्या लगता है, विद्रोह कितना बड़ा है। नोआ अपने स्टैट्स को याद करता है और कहता है कि फिलहाल ये बहुत बड़ा नहीं है। सम्राट पुष्टि करता है, करीब 5000 विद्रोही देखे गए हैं। सम्राट पूछता है
कि क्या नोआ खुद इसे दबाना चाहता है। नोआ बेहद समझदारी से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अभी छोटा है, युद्ध का अनुभव नहीं है और ये भी नहीं जानता कि सैनिक उसकी बात सच में मानेंगे या नहीं। वो सुझाव देता है कि किसी और राजकुमार को भेजा जाए। नोआ की मैच्योरिटी देखकर सम्राट चौंक जाता है और उसका फैसला मान लेता है। नोआ हेनरी का नाम सुझाता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। सम्राट हेनरी को नोआ के साथ विद्रोह दबाने भेज देता है। रास्ते में हेनरी पूछता है कि क्या नोआ को अफसोस नहीं होगा कि कोई और सारी शोहरत ले जाएगा। नोआ शांति से जवाब देता है कि बिना अनुभव के नेतृत्व करना मतलब सैनिकों को बेवजह मरने भेजना। तभी अचानक लेवाइथिन तलवार रिएक्ट करती है। नोआ तुरंत गाड़ी रुकवाता है। अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जमीन से पानी के विशाल स्तंभ उठकर उस पर हमला कर देते हैं। नोआ लेवाइथिन को ढाल में बदलकर सारे हमले रोक देता है और समझ जाता है कि ये अल्मरिया के विद्रोही हैं। कुछ ही पलों में वो अपने स्किलफुल तलवार चलाने से सबको ढेर कर देता है, लेकिन मारता नहीं, सिर्फ बेहोश करता है। हेनरी फिर से इम्प्रेस हो जाता है। हेनरी बताता है कि उसने सुना था विद्रोहियों के पास घुड़सवार सेना है। ये सुनकर नोआ को शक होता है क्योंकि अल्मरिया में अच्छे युद्ध घोड़े ही नहीं हैं। अगले दिन नोआ एलन से मिलता है और उसे टॉप सीक्रेट बताता है कि अल्मरिया में विद्रोह चल रहा है। वो एलन को $10,000 देता है और कहता है कि मार्केट में मौजूद सारा घोड़े का चारा तुरंत खरीद लो। नोआ पहले ही समझ चुका था, घोड़े बाहर से खरीदे गए हैं, लेकिन चारा उन्हें आसपास के बाजारों से ही लेना पड़ेगा। चारा नहीं मिलेगा तो घोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे और विद्रोही खुद ब खुद टूट जाएंगे। कुछ देर बाद सम्राट नोआ को बुलाता है और बताता है कि असासिन से पूछताछ में पता चला कि वो नोआ को मारना नहीं बल्कि अगवा करना चाहते थे। नोआ तुरंत कहता है कि इतनी आसानी से सच बताने वाला कातिल अक्सर झूठ बोलता है। सम्राट अपने बेटे की समझदारी पर गर्व करता है और बताता है कि उसे सच झूठ पहचानने का तरीका आता है। फिर वो नोआ की तारीफ करता है। अगर नोआ पकड़ा जाता तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। साथ ही वो घोड़ों वाली रणनीति की भी तारीफ करता है। नोआ हैरान रह जाता है क्योंकि उसने एलन को चारा खरीदने का ऑर्डर अभी दिया था और उसके पिता को पहले से सब पता था। सम्राट बताता है कि क्राउन प्रिंस एल्बर्ट विद्रोहियों को भूखा मारना चाहता था, लेकिन नोआ ने घोड़ों को निशाना बनाया और वो भी अपने पैसों से। सम्राट नोआ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसके पास सिर्फ अच्छे आइडिया ही नहीं बल्कि उन्हें तुरंत लागू करने का हौसला भी है। नोआ अंदर ही अंदर खुशी से पिघल जाता है और इनाम में सम्राट उसे अपने क्रेस्ट में तलवार जोड़ने की अनुमति देता है। एक योद्धाओं के देश में ये सम्मान बिना सम्राट की इजाज़त किसी को नहीं मिलता। और यहीं से साफ हो जाता है, नोआ अब सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि एक उभरता हुआ दैत्य है। अगर वो ऐसा करते पकड़े जाते तो सीधा एग्जीक्यूशन भी हो सकता था। वैसे किसी के भी क्रेस्ट में झंडा जोड़ने के लिए सम्राट की मंजूरी मिलना बहुत बड़ा सम्मान होता है। नोआ अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था, लेकिन बाहर से बिल्कुल कूल बना हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन थोड़ी देर बाद एलन नोआ से मिलने आता है। नोआ अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में उसकी तरफ बढ़ता है और उसे तक पहुंचने में ही 2 मिनट लगा देता है। नोआ बोलता है कि एलन आज कुछ जल्दी आ गया है। एलन जवाब देता है कि उसे मार्केट में बिकने वाले हर तरह के चारे और उनके ट्रांसपोर्ट रूट्स की पूरी जानकारी है, इसलिए सारा चारा खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन वो नोआ को एक वार्निंग भी देता है। विद्रोहियों का लीडर कारून बेहद बेरहम आदमी है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उसे संभल कर रहने की सलाह देता है। तभी एक नौकरानी आकर बताती है कि गेट पर एक बुरी तरह घायल आदमी पड़ा है। नोआ बाहर जाता है और देखता है कि एक घायल नाइट घुटनों के बल झुका हुआ है। वो बताता है कि अल्मेरिया में विद्रोह शुरू हो चुका है और उसका सीनियर भी उसमें शामिल है, लेकिन उसने विद्रोहियों का साथ देने से मना कर दिया और जान जोखिम में डालकर नोआ को सूचना देने आया है। एलन सोचता है कि इस नाइट ने बेकार में अपनी जान दांव पर लगाए, क्योंकि विद्रोह की खबर तो उन्हें पहले से ही पता थी। लेकिन नोआ उस नाइट का शुक्रिया अदा करता है, उसकी चोटों के इलाज का आदेश देता है और जाते जाते उसे $1000 का इनाम देने को कहता है। एलन हैरान होकर पूछता है कि वो ऐसी जानकारी के लिए पैसे क्यों जला रहा है जो उसे पहले से मालूम थी। नोआ शांति से जवाब देता है, मैं उसे जानकारी के लिए नहीं, उसकी वफादारी और हिम्मत के लिए इनाम दे रहा हूँ। उसी रात जोई नोआ के ऑफिस में आती है, पूरी तरह टूटी हुई। वो जमीन पर गिर जाती है। नोआ घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। जोई पहले उसे $500 की थैली और फिर एक छोटी शीशी देती है। वो बताती है कि किसी अनजान आदमी ने उसे ये इनाम दिया था ताकि वो नोआ को नींद की दवा पिलाए और फिर उसे उनके हवाले कर दे। नोआ समझ जाता है कि विद्रोही उसे किसी भी हाल में चाहते हैं और इस वक्त वो इंटरनेट की हॉट सिंगल मॉम्स नियर यू से भी ज्यादा डेस्परेट हैं। नोआ पूछता है कि जोई ये शीशी उसके पास क्यों लाई। जोई रोते हुए कहती है कि उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर वो फेल हुई तो उसे मार देंगे, लेकिन वो कभी भी नोआ से गद्दारी नहीं कर सकती। नोआ चुपचाप अपनी डेस्क पर जाता है, एक $5000 का चेक लिखता है और जोई को देता है। वो कहता है, ये इनाम है क्योंकि तुमने अपनी वफादारी सस्ते में नहीं बेची।
जोई चौंक जाती है और मना करती है, लेकिन नोआ मुस्कुराकर कहता है कि अच्छी लड़की बनो और ले लो। फिर नोआ उससे एक काम करने को कहता है। वो दवा पिएगा, बेहोश होगा और जोई उसे उन लोगों तक पहुंचाएगी। जैसे ही वो उसे सौंपे, तुरंत भाग जाएगी। जोई डर जाती है, लेकिन नोआ का मन पक्का है। कुछ घंटों बाद नोआ सुनसान जगह पर होश में आता है और सुनता है कि अपहरणकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। उसे मारना आखिरी ऑप्शन है। कानून के ऑर्डर हैं कि उसे जिंदा रखा जाए। दवा पूरी तरह उतरने के बाद नोआ हालात का जायजा लेता है। हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन विद्रोहियों ने ये नहीं सोचा था कि इस बार नोआ ने लेवायथन तलवार अपने कान के अंदर छुपाई है, ना कि खैर छोड़ो। वो तलवार निकालता है, उसे नॉर्मल साइज में लाता है और अपनी मैजिक रिंग से पानी की ब्लेड बनाकर रस्सियां काट देता है। फिर वो लेवायथन की यादों के जरिए देखता है कि क्या हुआ था। जोई उसे सौंपकर भाग गई थी और विद्रोही उसे खुली गाड़ी में ले आए थे। अब नोआ पूरी तरह रेडी है। विद्रोही आग के पास आराम कर रहे होते हैं, तभी नोआ तलवार के साथ कूदता है। वो उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि इस बार उसका भाई उसे बचाने नहीं आएगा। एक विद्रोही तलवार निकालता है, लेकिन नोआ उससे पहले ही झपटता है और उसकी गर्दन की नसें चीर देता है। पहला विद्रोही गिरते ही बाकी सब डर जाते हैं। नोआ ठंडे लहजे में कहता है कि वो कुछ जानकारी चाहता था, लेकिन यहाँ तो सब बेवकूफ़ हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि असैसिन्स को हेनरी ने नहीं, उसने खुद हराया था। कुछ ही पलों में नोआ सबको साफ कर देता है। तभी जोई कुछ नाइट्स को लेकर वहां पहुंचती है। नोआ पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जोई बताती है कि वो डर गई थी और मदद लेने आई, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। एक विद्रोही के पास से अजीब सी खंजर गिरती है। एक नाइट उसे उठाने ही वाला होता है कि नोआ उसे रोक देता है। खंजर से जबरदस्त कर्स्ड एनर्जी निकल रही थी। नोआ को याद आता है विद्रोही इसी खंजर से उसे मारने वाले थे। वो उस आदमी की नफरत महसूस करता है जिसने खंजर पर श्राप लगाया था, और पल भर के लिए उसका चेहरा भी देख लेता है। वो कोई और नहीं, कारुन था। नोआ तय करता है कि वो उसे खुद निपटाएगा। वो लेवायथन से पूछता है कि क्या वो मदद करेगा। तलवार चमक उठती है। हाँ। नोआ श्रापित पानी की एक धार आसमान की ओर छोड़ता है। वो बादलों के पार आधे साम्राज्य को पार करती हुई सीधे कारुन तक पहुंचती है। अगले दिन सम्राट फिर नोआ को बुलाता है। उसके सामने झुककर कंधे थपथपाता है। रिपोर्ट आ चुकी थी। विद्रोहियों का लीडर कारुन मरा पाया गया। उसके माथे के बीचों बीच पानी की धार से बना एक छेद था। नोआ ने बिना युद्ध छेड़े विद्रोह की रीढ़ तोड़ दी थी। सम्राट अच्छी तरह जानता था कि ये कारनामा नोआ के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। नोआ भी कंफर्म करता है कि उसने उस कर्स्ड डैगर में भरी नफरत को ट्रैकिंग सिस्टम की तरह यूज किया और सैकड़ों मील दूर से विद्रोही लीडर पर नो स्कोप हेडशॉट मार दिया। लीडर के मरते ही विद्रोहियों की कमर टूट जाती है। अब हेनरी के लिए उन्हें दबाना बिल्कुल ईजी पीजी हो जाता है और कुछ ही समय में विद्रोह के पीछे शामिल सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके बाद एक बड़ी सभा बुलाई जाती है जहां उनकी सजा तय होनी थी। सम्राट गुस्से में आदेश देता है कि दोषियों को ड्रॉ एंड क्वार्टर किया जाए। अगर नहीं पता इसका मतलब गूगल कर लेना, भारी चीज है। सब लोग सजा सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी नोआ आगे बढ़ता है और पूरे सम्मान के साथ सम्राट के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। पूरा दरबार सन्न, खासकर सम्राट। वो पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? नोआ शांति से बोलता है, हर किसी को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। कानून में कहीं भी क्वार्टरिंग जैसी सजा का जिक्र नहीं है। वो बताता है कि कानून के मुताबिक विद्रोही लीडर्स को 2 हिस्सों में काटा जाएगा और बाकी लोगों को गुलाग भेजा जाएगा। नोआ जोर देता है कि कानून से हटना नहीं चाहिए। सम्राट पूछता है, जिस इलाके में विद्रोह हुआ वहां के लोगों के लिए सबसे क्रूर मौत क्यों न दी जाए? नोआ बिना डरे जवाब देता है, अगर सम्राट खुद कानून तोड़ेगा तो उसका असर उसकी छवि और लोगों के भरोसे पर पड़ेगा। दरबार एकदम खामोश। कुछ पल बाद सम्राट मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, सजा कानून के मुताबिक ही होगी, लेकिन जितनी सख्त सजा कानून इजाजत देता है उतनी पूरी दी जाएगी, कोई रहम नहीं। नोआ को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सम्राट प्रधानमंत्री को आदेश देता है कि सजा पूरी तरह कानून के अनुसार दी जाए। अब पूरा दरबार नोआ की तारीफ में लग जाता है। सम्राट के सामने खड़े होकर उसे सुधारने की हिम्मत, वो भी सही वजह के लिए। सब उसे फ्यूचर लेजेंड मानने लगते हैं। खुद सम्राट भी गर्व महसूस करता है और नोआ को इनाम देने का फैसला करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ऐलान करता है, आज से नोआ को वाइस प्रिंस का खिताब दिया जाता है। ये बदलाव तुरंत नोआ की स्टेटस विंडो में दिखने लगता है। सम्राट ये तक कह देता है कि अगर नोआ 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो चीज़ें बिल्कुल अलग होती। वो सीधे ये नहीं कहता कि नोआ सिंहासन का दावेदार होता, लेकिन इशारा काफ़ी था। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। इसके बाद सम्राट नोआ से आने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तैयारियों के बारे में पूछता है। नोआ कहता है कि वो अपने प्लान्स बाद में बताएगा।
सम्राट मंजूरी दे देता है। कार्यवाही खत्म होने के बाद दोनों फाउंटेन एरिया में जाते हैं। नोआ चाय पी रहा होता है और 4 नौकर हाथों में पानी की बाल्टियां लिए खड़े होते हैं। नोआ के इशारे पर वो उस पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोआ अपनी रिंग की शील्ड से सब रोक लेता है। सम्राट कंफ्यूज हो जाता है। नोआ समझाता है कि परीक्षा में वो सभी उम्मीदवारों से इसी तरह हमला करवाएगा और देखेगा कि कौन उसकी डिफेंस के कितने करीब पहुंच पाता है। सम्राट इस आइडिया से काफ़ी इंप्रेस होता है, लेकिन रिस्क की बात भी करता है। नोआ कॉन्फिडेंस से बोलता है, जो मेरी डिफेंस तोड़ने लायक होगा उसे मैं खुद संभाल लूंगा। सम्राट फिर से इंप्रेस। रात को सम्राट प्रधानमंत्री के साथ थ्रोन रूम में जाता है। प्रधानमंत्री कहता है कि भीड़ के सामने वो लाइन बोलना अगर नोआ पहले पैदा होता शायद ज़रूरी नहीं था। सम्राट हंस देता है, मैंने सच कहा क्योंकि नोआ वाकई खास है। हालांकि वो लेवायथन की ताकत को लेकर थोड़ा चिंतित भी है। उसकी असली शक्ति अभी सील्ड है, लेकिन फिर भी वो एक खास खजाना मंगवाने का आदेश देता है। कहते हैं कि लेवायथन की पूरी सील कभी नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन शायद नोआ इसे संभाल सकता है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।